हाँ तो बच्चों, हम लोग पढ़े थे भारत का पुरातन विद्यापीठ नालंदा। अब पढ़ना है इसका पाठ के प्रश्नोत्तर। प्रश्नोत्तर का मतलब उसके प्रश्न और उत्तर। प्यारे बच्चों, पहला चैप्टर हम लोग पढ़ लिए थे, अब आ गया दूसरा चैप्टर। पढ़िए क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि नालंदा की वाणी एशिया महाद्वीप में पर्वतों और समुद्रों के उस पार तक फैल गई थी। इस वाक्य का आशय स्पष्ट करें। नालंदा की वाणी एशिया महाद्वीप में पर्वतों के और समुद्रों के उस पार तक फैल गई थी। मतलब क्या हुआ इसका। जैसे नहीं किसी किसी दुकान का चर्चा बहुत दूर तक हो जाता है, वैसे ही उस विश्वविद्यालय का चर्चा एशिया में हर कोना में हो गया था कि एशिया में कैसा विश्वविद्यालय है, महाविद्यालय है जहां बहुत जबरदस्त व्यवस्था है। तो वही कह रहा था, इस वाक्य का क्या आशय स्पष्ट है। लेखक का कहना है कि नालंदा हमारे इतिहास में अत्यंत आकर्षक नाम है, जिसके चारों ओर न केवल भारतीय ज्ञान साधना के सुरभित पुष्प खिले थे, बल्कि अपने समय के ऐसे दीप्तमान नक्षत्र थे जिनका आलोक संपूर्ण एशिया महाद्वीप को आलोकित कर रहा था। मतलब क्या था कि नालंदा जो था केवल बिहार नहीं, पूरे एशिया को आलोकित कर रहा था। अरे होता है कोई कोई ऐसा आदमी होता है गांवों में जिसके कारण उस गांव का बहुत ज्यादा नाम हो जाता है। अब कहीं कंट्री में चले जाओ, मोदी का नाम लो, तुरंत कह गए ये कहाँ से आए हो, बोला मोदी की कंट्री से, तो ओ इंडिया, तुरंत जान जाएगा ना। क्यों? क्योंकि उनका नाम इतना विख्यात हो चुका है। तो वैसे ही नालंदा का भी नाम जो था बहुत विख्यात हो चुका था, पूरे एशिया में क्या हो चुका था, फैल चुका था। ज्ञान का मतलब, पढ़ाई का मतलब नालंदा, वो पहले ऐसा होता था। ज्ञान के क्षेत्र में नालंदा विश्वविद्यालय मिटता नहीं, उसे मिटाया गया, जानबूझ के मिटाया गया। इधर है ना, जानबूझ के उसको तोड़ा गया, फोड़ा गया, हटाया गया, जलाया गया कि ये लोग बुद्धिजीवी हो जाएगा ना। मुगलों का जब शासन था ना यहाँ पे, तो मुगल थोड़ा सा बदमाशी भी, थोड़ा सा का बहुत बदमाशी किया था। उस समय जब इतिहास पढ़ोगे तो समझ में आया था। तैमूर का वो कहानी पढ़ना था, तो लूट खसोट बड़ी करता था ये लोग, अब बहुत मारता था, धर्म परिवर्तन करा देता था। तो वो समय जो शासन चला था उस समय का बात है, ये सब बहुत ज्यादा तुड़वाया गया, ध्वस्त किया गया कि कैसे भी इस धर्म को क्या किया जाए, थोड़ा सा कमजोर किया जाए। देखो यहाँ पे ज्ञान के क्षेत्र में देश एवं जातियों के भेदभाव का नामो निशान नहीं था। नालंदा इसका ज्वलंत दृष्टांत था। नालंदा भगवान बुद्ध एवं भगवान महावीर की कर्मस्थली थी। नालंदा विश्वविद्यालयों की प्रसिद्धि तथा भगवान बुद्ध के ज्ञान प्रकाश के प्रचार प्रसार एशिया महाद्वीप में पर्वत और समुद्रों के उस पार तक फैल गई थी। इसके कारण विदेशी भी नालंदा की यात्रा में पर आकर ज्ञान बुद्धि पाकर अभिभूत हो रहे थे। फायान, ह्वेनसोंग, युवनचांग, इत्सिंग आदि विदेशियों ने नालंदा की पवित्र भूमि का गुणगान अपने अपने ढंग से किया है। विदेशी आता था, ऐसा का गुण गा के जाता था। गुण गा के इसलिए नहीं जाता क्योंकि बिहार था, अरे नहीं, गुण गुण का होता है, क्वालिटी का होता है। गुणगान क्वालिटी का ना किया जाता है, गुणगान मतलब कि अच्छा से। तो ये आकर के जो बढ़िया से, मतलब आप लोग बताइए, यहाँ से ढंग से अगर पढ़ के निकल जाइएगा अच्छा, तो कहिएगा कि ना एगो कोचिंग था छोटा मोटा जहाँ पे हम लोग जाते थे, तो थोड़ा सा बढ़िया से पढ़ाई होता था। होता था होगा कि है होगा पता नहीं, है होगा ना, था थोड़े ना हो जाएगा अभी। ये था, अभी 700-800 साल पढ़ाना है हमको, बुझा रहे ना। चलो, तो ऐसी तरह से नालंदा जो था पूरा विख्यात था। ऐसे 700-800 साल हो नहीं जाएगा जी, कैसे हो जाएगा पूछो। मान लो कि अभी 30-40 साल तो हम खुद पढ़ाएंगे, 50 साल 30-40 साल पढ़ाएंगे, और 30-40 साल जो वीडियो बन रहा है अपलोड होगा कि नहीं होगा यूट्यूब पे,
वो तो डिलीट पर आएगा नहीं, वो तो घूमता रहेगा जब तक यूट्यूब रहेगा। नहीं बुझाया? अब बोलोगे हाँ सिलेबस चेंज हो जाए, अब चेंज हो जाए तो हम क्या करें, तो वीडियो थोड़ा डिलीट होगा, उसमें तो कुछ भी ना करेगा। जो जो हम लोग पढ़े हैं, जो जो हम लोग कुछ डाले हैं, उस पोस्ट किए हैं, वो काहे लिए किया जाता है? बस इसीलिए कि 10 साल 20 साल के बाद भी किसी को खोजना रहेगा कि सर जी कौन रहन, तो देख ली ही वो, बुझा रहे ना। 10 साल 20 साल के बाद हो कोई पूछे कौन हवन कै हवन, तो देख ली ही कम से कम कि हाँ ये हवन, बुझा रहे ना। चलो देखो, मगध की प्राचीन राजधानी का नाम क्या था और वो कहाँ अवस्थित थी? वह कहाँ अवस्थित थी? तो मगध की प्राचीन राजधानी का नाम व्यवहार था, और यह 5 पर्वतों के मध्य बसी हुई गिरि ब्रज या राजगृह में अवस्थित थी। मगध की प्राचीन राजधानी का नाम क्या था? बोलो, कस के बोलो। मगध की प्राचीन राजधानी का नाम व्यवहार था, यह 5 पर्वतों के मध्य बसी हुई गिरि ब्रज या राजगृह में अवस्थित थी। 5 पर्वतों के बीच में बसा हुआ था। कितने पर्वतों के बीच में? 5 पर्वतों के बीच में, ठीक है। बुद्ध के समय नालंदा में क्या था? बुद्ध के समय नालंदा में क्या था? बुद्ध के समय नालंदा में प्रवासियों का आमरवन था। मतलब प्रवासी लोग क्या कर रहे थे? यहाँ पे आ रहे थे। उत्तरीय वस्तु निर्माण वहां पे, मतलब कुछ व्यापारी बहुत ज्यादा था बुद्ध के समय में। वहां पे क्या था? व्यापारी। महावीर और मेखली पुत गोसाल की भेंट किस उपग्राम में हुई? सवाल है कि महावीर और मेखली पुत गोसाल की भेंट किस उपग्राम, उपग्राम मतलब किस गांव में हुआ था? प्यारे बच्चों, जैन ग्रंथों के अनुसार नालंदा के उपग्राम में महावीर और मेखली पुत गोसाल की भेंट हुई थी। अगर जैन ग्रंथ देखा जाएगा, जैन धर्म होता है वो, तो महावीर और मेखली पुत का जो भेंट हुआ था, कहाँ हुआ था? नालंदा में हुआ था। नालंदा के उपग्राम में हुआ था। कहाँ हुआ था? नालंदा के उपग्राम में। महावीर ने नालंदा में कितने वर्षों तक वर्षावास किया? बताओ। 14 वर्ष तक वहां पे रहे थे महावीर। 14 वर्ष। अब सोचो कि भगवान महावीर कहलाते हैं वो। जैन धर्म में उन लोग को पूजा किया जाता है। किसी यीशु मसीह हो गए, पूजा होता है उनका। भगवान बुद्ध का पूजा होता है। तो उसी तरह से जैन धर्म में महावीर का भी क्या होता है? पूजा होता है। अब लोग कि ये लोग तो आदमी था ना, बिल्कुल आदमी है ये सब, ये लोग कुछ नहीं है। इससे महावीर का नाम पूरा, बुद्ध का, भगवान बुद्ध जो है उनका पुराना नाम सिद्धार्थ था, और बिल्कुल हमारे आपके जैसे आदमी थे। अरे आजो कल किसी किसी गुरु को नहीं मानता है, ये हमारे गुरु जी हैं, उनका पूजा करता है। गुरु जी आते हैं, घूम घूम के जाते हैं, कपड़ा मांग के ले जाते हैं। अरे आते हैं अभी भी, और वो सबसे पहले तो आते आते कहते हैं कि हम आपके गुरु जी हैं, बुझा रहे ना। तो उनका पूजा वूजा होता है, हम देखे हैं। तो वैसे ही ये लोग का भी धीरे धीरे पूजा होने लगा। तो उसमें कुछ लोग पूजा करते थे, ये लोग का पूरा गांव के गांव, शहर के शहर, जिला के जिला, देश के देश से पूजा करने लगा, बुझा रहे ना। तो वहीं से क्या बन गई है? भगवान बन गए। क्या बन गए? भगवान बन गए, बुझा रहे ना। ऐसे ही था। खैर इन लोगों का पूजा कैरेक्टर का होता था, कैरेक्टर का होता है। देखो पूजा कभी भी किसी का देह का, शरीर का नहीं होता है, कैरेक्टर का होता है। राम के कैरेक्टर का पूजा होता है कि राम जैसा बन जाएगा कोई तो बहुत ही वो अलग व्यक्ति बन जाएगा। तो वैसा ही कुछ था। महावीर वहां पे कितना साल तक रहे? 14 वर्षों तक रहे, और वो वहां पे वर्षावास किया। अगला सवाल है कि तारानाथ कौन थे और नालंदा को किसकी जन्मभूमि बताया गया है? तो तारानाथ तिब्बत के निवासी थे। तारानाथ के अनुसार नालंदा सारिपुत्र की जन्मभूमि थी। नालंदा किसकी जन्मभूमि थी? सारिपुत्र की। बोलो, तारानाथ तिब्बत के निवासी थे। तारानाथ के अनुसार नालंदा सारिपुत्र की जन्मभूमि थी। समझ में आ जाएगा। अगला सवाल है कि एक जीवंत विद्यापीठ के रूप में नालंदा कब विकसित हुआ? जीवंत विद्यापीठ मतलब जीता जागता एक स्कूल कॉलेज कैसे बन गया नालंदा, कब विकसित हुआ? प्यारे बच्चों, एक जीवंत विद्यापीठ के रूप में नालंदा गुप्त काल में विकसित हुआ। कब विकसित हुआ?
गुप्त काल में विकसित हुआ। गुप्त काल कहा जाता है, गुप्त वंशों का शासन हो गया था एक बार, तो उसी को गुप्त काल कहा जाएगा। मुगल वंशों का शासन तो मुगल काल कहा जाता था। इसके बाद में जिस जिस वंश का शासन हुआ तो उसका काल कहा जाता था उसको, बुझा रहे ना। फाहियान कौन थे और वे नालंदा कब आए थे? तो फाहियान एक चीनी यात्री था, वो 4वीं सदी में नालंदा आए थे, 4वीं सदी में नालंदा आए थे। तो फाहियान कौन था बताइए? चीनी यात्री। चीनी मतलब वो नहीं कि चीनी खाने वाला यात्री था, अरे नहीं, चीन का था, चाइना का था, चीनी यात्री था और वो 4वीं सदी में नालंदा आया था। हर्षवर्धन के समय कौन चीनी यात्री भारत आया और उस समय नालंदा की क्या दशा थी? प्यारे बच्चों, हर्षवर्धन के समय 7वीं सदी में युवानचांग भारत आए थे। उस समय नालंदा अपने उन्नति के शिखर पर था। उन्नति के शिखर का मतलब होता है कि एक समय ऐसा आता है कि एकदम चरम पर चलने लगता है, सब कुछ चारों तरफ उसी का नाम हो जाता है। वैसा ही नाम उस समय नालंदा का हो गया था। और उसी समय कौन आया था वहां पे? युवान चांग आया था। कौन आया था? युवान चांग। किसके समय में आया था? हर्षवर्धन के समय में, हर्षवर्धन के समय में। अगला सवाल है कि नालंदा के नामकरण के बारे में किस चीनी यात्री ने किस ग्रंथ के आधार पर क्या बताया है? नालंदा का जो नामकरण किया गया है, कौन चीनी यात्री किसके आधार पर बताया है? तो नालंदा के नामकरण के संबंध में चीनी यात्री युवानचांग, अभी तुरंत युवानचांग किसके शासनकाल में आया था? हर्षवर्धन के आया था। तो युवानचांगवा आके नालंदा के नाम के बारे में बताने लगा। ये सब कहाँ से डिटेल्स जानते हो? मिलता है जितना भी ये लोग आया ना, दूसरा लोग, आपको पता है दुनिया में अमर होना है तो एक ही काम करना होगा, या तो कुछ ऐसा लिख दो कि सदियों तक पढ़ा जाए। जैसे वाल्मीकि अमर हो गए, क्यों? क्योंकि क्या लिख दिए उन्होंने? रामायण लिख दिया। रामायण अभी पढ़ा जा रहा है। तो कुछ ऐसा लिख दो कि सदियों तक पढ़ा जाए, या नहीं तो कुछ ऐसा कर डालो कि तुम्हारे बारे में क्या किया जाए, कोई लिखे, तुम्हारे बारे में कोई लिखे। तो वैसे ही है, ये लोग लिखा है हर चीज के बारे में, लिख के पब्लिश कराया है, लिख के पब्लिश करा दिया। आज जैसे जैसे उसका जरूरत पड़ता है आदमी खोज लेता है उसको। जिसे अब नालंदा के विषय में पढ़ना है तो युवानचांग के बारे में पढ़ लीजिए, मेगास्थनीज के बारे में पढ़ लीजिए, फाहियान जो लिखा है वो पढ़ लीजिए। वो लोग बताया है कि ऐसे ऐसे वहां पे था। तो सोचो, आज से करीब 2000 साल पहले का बात है, कैसे जानेगा आदमी? उस समय 2000 साल पहले क्या कौन जी रहा है अभी कहेगा कि हाँ ऐसा ही था? तो उस समय का कहाँ से जिएगा जी? 2000 साल तक कौन जीता है? 2000 का 200 साल तो जीते नहीं है। 60 साल का एवरेज हो गया है, अब 60 साल में आदमी मर जाता है, बुझा रहे ना। 60 साल में आदमी का लगभग मरने लगता है, तो 2000 साल कहाँ से जिएगा? अमृत थोड़े ना पी लिए हैं, बुझा रहा ना। खैर 2000 साल जीना ठीक भी नहीं है, नहीं जी। हंसते खेलते चलते फिरते चले जाइए, यहाँ से बढ़िया है। आप लोगों को आशीर्वाद है, 200 साल जियोगे आराम से ना, ठीक है। 200 साल ज्यादा नहीं, 200 साल जियोगे तभी तो पढ़ने आओगे। अरे पढ़ने तो 2 साल में निकल जाएगा ना जी। ठीक है, तो वो 200 साल चलो, बाकी को भेजोगे ना, कम से कम पीट पीट के भेजना, जैसन पढ़े। क्या बताया है? कथा के आधार पर बताया कि नालंदा उस समय इसलिए पड़ा क्योंकि पूर्व जन्म में उत्पन्न भगवान बुद्ध को तृप्ति नहीं होती थी, अर्थात न अलदा। भगवान बुद्ध के अनुसार ज्ञान के क्षेत्र में तो जो दान दिया जाता है वो सीमा रहित और अनंत होता है। मतलब क्या हुआ? ज्ञान बांटिएगा तो कभी न ग्रहण करने वालों को संतुष्टि होती है और न देने वाले को। आप परीक्षा दीजिएगा, आपका 495 नंबर आएगा, तब वो बैठ कर रोइएगा कि 96 आ गई रही, इतना बड़ा बढ़िया लगे। 99 आ जाएगा ना, 499 भी, तब रोइएगा कि 1 नंबर कहाँ कट गई। हाँ, अब 500 में 500 आ जाए तब वो रोएगा कि हम पहले बना के ना देते रहे, दूसरा कोई बना के देते रहे। रोने वाले कोनो कोनो 3rd डिवीजन पे खसी कटवा के बचवा देता है। अरे पार्टी चले गए, 3rd डिवीजन आया है हमारा, पास हो गए नहीं रहे, हम पास हो गए नहीं कम से कम। सीमा रहित होता है, अनंत होता है। फलता न देने वाले को तृप्ति होती है और न
लेने वाले को। अगला सवाल, नालंदा विश्वविद्यालय का जन्म कैसे हुआ जी? 500 व्यापारी क्या किया था? दान दे दिया था ना, जमीन खरीद करके भगवान बुद्ध को क्या कर दिया था? वहां पे दान कर दिया था। भगवान बुद्ध को क्या कर दिया था? इसका आरंभ 500 व्यापारियों के दान से हुआ था, जिन्होंने अपने धन से भूमि खरीद कर बुद्ध को क्या कर दिया था? दान में दे दिया था। इत सिंह कौन था? उसने नालंदा के विषय में क्या बताया है? प्यारे प्यारे बच्चों, पूछ रहा है कि इत सिंह कौन था? इत सिंह एक चीनी यात्री था। उसने बताया है कि नालंदा के बिहार में 300 कमरे और 8 मंडप थे। नालंदा विश्वविद्यालय के आचार्य छात्रों के भरण पोषण के, भूमि एवं भवनों के अतिरिक्त नित्य प्रति व्यय के लिए 100 गायों की अक्षय आय निधि के रूप में समर्पित की गई थी। लेकिन इत सिंह के समय में ही इसकी संख्या बढ़कर 200 गांवों तक पहुंच गई। उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, इन तीनों राज्यों में नालंदा के निर्माण तथा अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान दिया। 3 गो प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार और बंगाल, ये 3 गो प्रदेश बहुत ज्यादा, आपको पता है बिहार और बंगाल पहले एक ही था, फिर बिहार का विभाजन कर दिया गया तो बंगाल अलगे बन गया और बिहार अलगे बन गया। बिहार का विभाजन करके फिर झारखंड बना दिया। बुझा रहा है ना? असली गरीब आदमी कब हुआ? बिहार, जब झारखंड का 2002 में अलग किया गया ना, तब गरीब एकदम महागरीब हो गया। काहे? टोटल इंडस्ट्रियल क्षेत्र जहां लोहा निकलता था, कोयला निकलता था, सब कहां पड़ गया? झारखंड में। तो हमारे पास कुछ मिला? खेती करने वाला जमीन, खाली खेती करने वाला जमीन। अब बताओ, किसी जमीन में धान उगाओ, किसी जमीन से सोना निकल रहा है, कोयला निकल रहा है, लोहा निकल रहा है, तो कौन ज्यादा पैसा देगा? धान वाला तो कभी नहीं दे सकता है। अरे मान लो इतना जमीन है, इतना में सोचो कि 2-4 हजार टन लोहा निकल गया। अब धान हथनी में रुपए तो को बोड़ा, 1 बोड़ा धान होगा। साल भर में 100 रुपए के धान भइल, मान लो 500 के धान भइल, चलो ना 1000 रुपए का, 1000 रुपए के धान भइल, 1000 रुपए का कौची भइल? गेहूं भइल। लोहा कैसे किलो है? 60 रुपए किलो मान लो। तो साल भर में 2000 के चलो निकला कौची? लोहा, चावल, गेहूं। साल भर में यानी कि 50 साल में कितना के निकला? 1 लाख के 50 साल में। अब सुनो, कहीं एक में से हजारों टन निकल गया लोहा, तो 1000 टन तन की नहीं होता है, वो करीब कई करोड़ का निकल गया वो। और 1 लाख होने में 50 साल लग गया एकरा, 2000 के हिसाब से। उसमें खाद लगा है, पानी लगा है, बिजली के बिल लगा है, मेहनत लगा है, उसमें तो कुछ नहीं लगा, फ्री में निकल रहा है। आदमी लगा है तो आदमी तो खेती करने में लगा है, बीज लगा, पानी लगा, रोपनी करवाए, धान कटवाए, तो सब कुछ टेंशन है। बुझा रहा है ना? तो बिहार को गरीब बन गया। हाँ चलो छोड़ो। कितने राज्यों ने इनका नालंदा के अर्थव्यवस्था महत्वपूर्ण योगदान दिया है? उत्तर प्रदेश, बिहार और बंगाल। विदेशों के साथ नालंदा विश्वविद्यालय का संबंध का कोई एक उदाहरण दीजिए। विदेशों के साथ नालंदा विश्वविद्यालय का जो संबंध था, उसका स्मारक एक ताम्रपत्र नालंदा की खुदाई में मिला है। इस ताम्रपत्र से पता चलता है कि सुमात्रा के शासक शैलेंद्र सम्राट श्री बालदेव पुत्र ने मगध सम्राट देवपाल के पास एक अपना दूत भेजकर यह प्रार्थना की थी कि उनकी ओर से 5 गांवों का दान नालंदा विश्वविद्यालय को दिया जाए। इस प्रकार यौद्वीप के सम्राट बालपुत्र ने नालंदा में एक बड़े विहार का निर्माण करवाया। ताम्रपत्र किसको कहा जाता है? आप ताम्र मतलब होता है तांबा, अब पत्र का मतलब होता है लेटर। पहले जो लेटर लिखा जाता था ताम्रपत्र पे लिखा जाता था। तांबा जैसा एक पत्थर होता था, ठीक, और वही पे लिखा जाता था। उस पर खुदाई करके लिखा जाता था। खुदाई का मतलब हुआ कि वो पूरा उसको धातु से ही खोद खोद करके लिखा जाता है। जैसे देखे होंगे नाम प्लेट लिखा जाता है ना घर के बाहर, उस पे तो खुदाई करके होता है वो। तो वैसे ही पहले ताम्रपत्र आता था। अब वो उससे वो क्या होता था ना, मिटता नहीं था जल्दी। तांबा जान तो धातु है,
तांबा का संचारण बहुत कम होता है, लोहा का संचारण बहुत ज्यादा होता है। तो लोहा वहा तो मिट जाता है, खराब हो जाता है, लेकिन तांबा जल्दी खराब नहीं होता था। तो वहां से क्या होता था ना, वही मिला जिसमें एक लेटर मिला, जहां पे क्या लिखा हुआ था कि एक दूत से लेटर भेजा गया था कि ये कहा गया था कि उनकी ओर से 5 गांवों का दान नालंदा को दिया जाए ताकि इसका खर्च निकल सके। तो वह लेटरवा से पता चला कि विदेशों से इसका संबंध था। ना समझ में आया? अगला, नालंदा में किन 5 विषयों की शिक्षा अनिवार्य थी? 5 को विषय की शिक्षा अनिवार्य था उसमें, बुझा रहा है ना? कौन कौन सा? भाषा सम्यक ज्ञान के लिए, भाषा समझने के लिए आपको व्याकरण पढ़ना ही पड़ेगा। बुद्धि की परख के लिए क्या पढ़ना पड़ेगा? हेतु विद्या, या ये गलती है, तर्कशास्त्र। क्या पढ़नेगा? तर्कशास्त्र। बुद्धि की परख के लिए, ये सही है, यहां पे है बुद्धि की परख, ये गलत है। तब दो गुणों कैसे हो गया? के देखिए जी, भाषा सम्यक ज्ञान के लिए, इसके बाद में चिकित्सा विद्या, व्यवहारिक तथा आर्थिक लाभ, हाँ यहाँ पे निरोग बना सके, चिकित्सा व्यवहारिक। इसके अतिरिक्त धर्म और दर्शन, ये तो पढ़ना था। चिकित्सा के लिए चिकित्सा शास्त्र पढ़ना था एगो, और चिकित्सा शास्त्र के लिए, चिकित्सा के लिए क्या पढ़ना था? चिकित्सा शास्त्र, मतलब अपने से कुछ कुछ रोग के बारे में क्या कर सके आदमी, पढ़ सके। इसके अतिरिक्त कोई धर्म का किताब पढ़ना ही पढ़ना है। इसके बाद व्यवहारिक तथा आर्थिक लाभ के लिए शिल्प विद्या, कोई ना कोई आपको कला सीखना ही सीखना है, बुझा रहा है ना? चाहे मटकी बनाना सीख जाइए, चाहे बल्ब बनाना सीख जाइए, कुछ ना कुछ आपको सीखना क्या था, वहां से जरूरी था। नालंदा के कुछ प्रसिद्ध विद्वानों की सूची बनाइए। कुछ प्रसिद्ध विद्वान कौन कौन थे? तो महान विद्वान देखिए इसमें कौन कौन थे। धर्मपाल इस संस्था के कुलपति थे। शीलभद्र, ज्ञानचंद्र, प्रभामित्र, स्थिरमती, गुड़मती आदि प्रसिद्ध विद्वान थे। कौन कौन विद्वान थे? शीलभद्र, ज्ञानचंद्र, प्रभामित्र, स्थिरमती, गुणमती और धर्मपाल यहाँ के क्या थे? कुलपति। धर्मपाल यहाँ पे क्या थे? कुलपति थे। और अगला क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है कि ज्ञान दान की क्या विशेषता है? ज्ञान का दान ज्ञान दान कहलाता है। ज्ञान का दान ज्ञान दान कहलाता है। ज्ञान के क्षेत्र में जो दान दिया जाता है वह सीमा रहित और अनंत होता है। इसमें न तो बांटने वालों को तृप्ति होती है और न ही लेने वालों की। यही ज्ञान दान की विशेषता है। ज्ञान दान की विशेषता कोई पूछेगा क्या है, तो इसमें ज्ञान न देने वालों को तृप्ति होती है और न ही लेने वालों की। ज्ञान के क्षेत्र में जितना बांटिएगा बुद्धि आपका उतना ही विस्तृत होते जाता है। तो यही ज्ञान दान की विशेषता है। ठीक है, इस तरह से हम लोगों का एक्सरसाइज 2 भी क्या हो गया, खत्म हो गया। ठीक है।